Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 8th. This is our Social Science We and Our World period. Dear students, today we are starting our new chapter number 14, the Nationalist Movement 1870 to 1947. नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947 राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर में हम जो हमारे नेताओं के द्वारा आज़ादी प्राप्त करने के लिए जितने भी आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे और कांग्रेस के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल कैसे बना, पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, मार्लो मिंटे रिफॉर्मर सुधार थे वो किस प्रकार हुए, महात्मा गांधी जी का आगमन किस तरह से इंडियन पॉलिटिकल में आए। तो ये सारी चीज़ें बातें हम इस लेसन में रीड करेंगे। जलियांवाला बाग वो कैसे हुआ कांड था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस तरह से हम सारे जो हमारे नेशनल मूवमेंट के कदम थे, जो कार्य जितने भी नेशनल मूवमेंट के दौरान हुए राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1870 से लेकर 1947 भारत आज़ाद होने तक जितने भी घटनाएं घटी उन सब के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक घटनाएं घटी उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। यस, as we have studied that the rule of East India Company ended with the Queen Victoria's proclamation of November 1st 1858। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की घोषणा जो उन्होंने 1 नवंबर 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को की थी, उसके द्वारा समाप्त हो गया। द पावर ऑफ गवर्नेंस नाउ केम इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1858। उन्होंने घोषणा की थी 1 नवंबर को कि अब 1858 से जो गवर्नेंस है, इंडिया की जो पावर है, इंडिया का जो या ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में भारत की सत्ता चली गई है। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, जो शासन है वो खत्म हो गया है। हालांकि जब भारतीयों ने इसको सुना तो उन्हें कुछ राहत महसूस हुई कि चलो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की कंपनी थी, व्यापारी कंपनी थी, उन्होंने भारत पर शासन किया था, उसका शासन खत्म हो गया है, हमें कुछ आराम मिलेगा। बट द पीपल ऑफ इंडिया स्टिल डिड नॉट हैव एनी से इन द गवर्नमेंट। लेकिन अभी भी भारत के लोगों को गवर्नमेंट के लिए कुछ भी कहने का हक नहीं था, वो कुछ नहीं कह सकते थे। और इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती थी उसके लिए भी वो कुछ नहीं कह सकते थे। यानी कि सिर्फ हम ये कह सकते हैं एक तरह से नाम बदला, ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय वो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, बाकी सब सेम रहा। द रिजेंटमेंट सरफेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रिवलेशन। जो ये नाराजगी थी, लोग अब भी नाराज थे उनसे, और जो ये नाराजगी थी ये बाद में बहुत सारे विद्रोह के रूप में आई, और बाद में एंड सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन गिव इनटू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। और भारत में बाद में ये जो नाराजगी थी, अंग्रेजों के खिलाफ नाराजगी थी, ये बहुत सारे आंदोलनों के रूप में निकली, और बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सामने आई। मैनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर फॉर्म टू एक्सप्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज। जो बहुत सारी पॉलिटिकल राजनीतिक संस्थाएं ऐसी थी जिन्होंने के भारतीयों की प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने के लिए बनाई गई थी। भारत की समस्याओं को, भारतीय लोगों की समस्याओं को रखने के लिए बहुत सारे संगठन बने थे। बट दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन वो भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहे, पूरे भारत में वो संस्थाएं नहीं बन पाई। फॉर एग्जाम्पल इन 1876, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी एस्टाब्लिश्ड द इंडियन एसोसिएशन इन कलकत्ता। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। ये संस्था कलकत्ता में बनी थी, बट ये सिर्फ यहीं तक सीमित रही, आगे नहीं बढ़ पाई, इनकी इसको नेशनल रूप नहीं मिल पाया। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। देखिए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1885। देखिए आप डेट याद रखिएगा, दिसंबर 1885 बाय A.O. ह्यूम, ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल। एक रिटायर्ड ब्रिटिश अंग्रेज के द्वारा
अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। उसका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टविन ह्यूम पूरा नाम था उसका। उन्होंने दिसंबर 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ही वॉज सपोर्टेड बाई 72 एजुकेटेड इंडियन डेलीगेट्स। उसको पढ़े लिखे 72 भारतीयों प्रतिनिधि, जो कि प्रतिनिधि फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से पढ़े लिखे 72 भारतीयों का उसको साथ प्राप्त था। यानी कि उसमें 72 लोग थे उस शुरुआत में इस INC में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन बॉम्बे। सबसे पहले इसका अधिवेशन हुआ था, मीटिंग हुई थी, बॉम्बे में हुई थी, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ व्योमकेश बैनर्जी। व्योमकेश बैनर्जी, WC व्योमकेश बैनर्जी, ये है व्योमकेश बैनर्जी। इनकी अध्यक्षता में, इनकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर सबसे पहले बॉम्बे में इसकी मीटिंग हुई थी। यानी कि बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी 1885, दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी कांग्रेस की, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे जो वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। व्योमकेश चंद्र बैनर्जी, WC। Gradually, the Congress became the backbone of the national movement 1885 to 1947। और धीरे धीरे 1885 से लेकर 1947 तक, भारत आजाद होने तक, कांग्रेस थी जो भारत के नेशनल मूवमेंट का एक रीढ़ की हड्डी बन गई, उसका एक मेन पार्ट बन गई। द अर्ली फेज ऑफ द कांग्रेस, जो कांग्रेस का शुरू का समय था, was influenced by the leaders who were referred as moderates 1885 to 1905। 1885 से 1905 यानी कि 20 साल तक जो कांग्रेस का जो समय रहा, वो समय शुरुआती समय था जो वो उस पर उदारवादी नरम विचारों के मॉडरेट्स, नरम दलीय लोगों के लीडर्स का प्रभाव था। द मॉडरेट्स हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश। इन नरम दलीय लोगों का पूरा विश्वास था ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन, अंग्रेजों में पूरा विश्वास था। वो ये सोचते अंग्रेजों कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, भारतीयों के बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। दे अडॉप्टेड मॉडरेट वेज टू परस्यू देयर गोल्स। वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, पाने के लिए मॉडरेट, नरम, जो हमारे यानी कि जो प्रार्थना जैसे कार्य थे, उन पर नरम तरीकों पर विश्वास करते थे। देयर मेन डिमांड्स वर टू, और उनकी डिमांड्स क्या थी शुरू में, हैव रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन द होल कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। उनकी सबसे पहले डिमांड ये थी कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए पूरे देश के अंदर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं। क्रिएट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ऑल प्रोविंस। जितने प्रांत हैं, प्रोविंस प्रांत, उनमें प्रांतीय, जैसे हमारे MLA होते हैं, इस तरह से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल खुले जाएं, यानी कि पूरे प्रांत से प्रांतीय प्रतिनिधि सभाएं बनाई जाएं। रिक्रूट इंडियंस फॉर हायर पोजीशंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय को उच्च पदों पर लगाया जाए। होल्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया। पहले जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन थे, जितने बड़े बड़े ऑफिसर, जजेस हैं जैसे, उनके जितने भी एग्ज़ाम होते थे वो ब्रिटेन में होते थे, तो इनकी डिमांड थी इंडिया में होनी चाहिए। एंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स, कि भारतीय जो इंडियन इंडस्ट्री है, भारतीय इंडस्ट्रीज हैं और जो हैंडीक्राफ्ट है, उनको बढ़ावे के लिए कार्य किए जाए। स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन, के भारत के जो धन को ब्रिटेन में ले जाने से रोका जाए। एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज एंड पीपल। उनकी एक डिमांड ये भी थी कि जो भारतीय लोग हैं और जो भारतीय संपदा है, स्रोत हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन, अतिक्रमण रोका जाए, ख़त्म किया जाए। ये उनकी डिमांड्स थी। किनकी? जो मॉडरेट्स थे हमारे शुरू में 1885 से लेकर 1905 तक के जो हमारे लीडर्स थे, उनकी डिमांड थी। शुरुआत में कांग्रेस की डिमांड थी ये। द प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स वर, जो शुरुआत में जो मुख्य प्रमुख लीडर थे इसके नरम दल के, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये नाम याद रखिएगा आप। 1885 से 1905 के बीच में प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स कौन थे? मेन लीडर्स ऑफ कांग्रेस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रमुख मॉडरेट लीडर से नरम दल के नेता थे।
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो कांग्रेस थी वो दो दलों में बटी हुई थी। 1885 से 1905 तक नरम दल के नेता और उसके बाद गरम दल जो प्रार्थना वगैरह विश्वास नहीं करते थे वो लोग आगे थे। देखिए, ड्यूरिंग दैट पीरियड प्लेग एंड फेमिन किल्ड थाउजेंड ऑफ इंडियंस। उस समय के अंदर प्लेग जैसी बीमारी फैली और साथ में बहुत बड़ा अकाल पड़ा जिससे हजारों भारतीय मारे गए। द इकोनॉमिक कंडीशन वर मिजरेबल, बहुत दयनीय स्थिति थी। यंग इंडियंस disgusted by the British colonists were inspired by the common people of Ethiopia, Japan and Russia who rose against the oppressors। देखिए, जो यंग इंडियंस थे, जवान लोग थे, भारत की जो जवान हमारी पावर थी, पीपल थे, उन लोगों ने वो अंग्रेजों के कठोर व्यवहार से, बेरुखी से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे और वो लोग चिढ़ तो गए थे अंग्रेजों से और साथ में वो इथोपिया, जापान और रशिया जैसे देशों से, वहाँ के कॉमन लोगों से भी इंस्पायर हुए। उन लोगों ने क्या किया, इथोपिया, जापान और रशिया के लोगों ने अपने जो उनके ऊपर अत्याचारी प्रशासन था उनका विरोध किया था और इसी बात से हमारे भारतीय भी प्रभावित थे। अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल emerged as a new leaders and were known as radicals। जो ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष और विपिन चंद्र पाल जैसे कुछ नए नेता उभरे, नए लीडर्स आए जो कि जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। इन्हें रेडिकल्स या फिर उग्रवादी, नरम दल की बजाय गरम दल के नेता इनको कहा जाता है। दे डिड नॉट बिलीव इन अपील्स, वो अपील में विश्वास नहीं करते थे। दे बिलीव्ड इन एक्शंस, प्रोटेस्ट, हड़ताल एंड स्लोगन, वो एक्शन में विश्वास करते थे। वो लोग प्रोटेस्ट, विरोध करने में विश्वास करते थे, हड़ताल करते थे और नारेबाजी में विश्वास करते थे। इनके अंग्रेजों की ये कह सकते हैं कि हम अंग्रेजों को बार बार प्रार्थना करना किसी काम के लिए, उनके पास से याचिका लेके जाना, इस बात में विश्वास नहीं रखते थे। दे प्रोपगेटेड इंडियन कल्चर एंड हिंदुज़म, उन्होंने भारतीय सभ्यता और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया। यहाँ पे देखिए 3 अक्षर लिखे हैं, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल से क्या मतलब है? लाल से मतलब है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। ये मेन नेता थे जो रेडिकल्स थे, नरम दल की बजाय गरम दल के नेता थे। ये नरम बातें नहीं करते थे, ये गरम बातें करते थे, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, डू यू नो, देखिए, द मॉडरेट्स बिलीव इन द आइडियाज रेदर देन एक्शन। जो शुरुआती लोग थे, नरम दल के लोग थे, वो क्या करते, एक्शन की बजाय आइडियाज में विश्वास करते थे। दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ 3 P's, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, यानी कि प्रेयर करो, प्रार्थना करो, फिर भी नहीं मान तो याचिका करें और बाद में फिर उसके बाद वाद विवाद करें। इस चीज़ पर वो विश्वास करते थे। द क्रिटिक्स टर्म देयर पॉलिसी एज पॉलिटिकल बैगिंग, और जो आलोचक है वो इनकी पॉलिसी को राजनीतिक भीख का नाम देते हैं। बंकिम चंद्र चैटर्जी सॉन्ग वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। वाज संग इन 1886 फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले 1886 में से गाया गया था। सो स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन का, लेसन नंबर 14 का आपने पेज नंबर 157 और 158 रीड आउट करना है। इफ एनी डाउट एंड इंक्वायरी देन कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।